प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। इसी सीरीज में अभी हाल ही में हमने इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग को भी समाप्त किया है। तो अगर आप इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग के साथ करंट अफेयर की पूरी तैयारी चाहते हैं तो इस सीरीज की जो पिछली वीडियोज है उस पर जा करके और उसको देखा करें, ठीक है। तो इस सीरीज में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एलिमिनेशन टेक्निक को जो मैं अपना खुद का जो अनुभव होता है वो आपके साथ शेयर करता हूं। बेसिकली लगातार प्रीलिम्स पास करते हुए मैंने ये महसूस किया है कि सिर्फ नॉलेज से, सिर्फ जानकारी से प्रीलिम्स को नहीं पास किया जाता। उसके लिए आपको एलिमिनेशन टेक्निक जरूर आनी चाहिए। तो वो एलिमिनेशन टेक्निक जो कि मैंने सीखा है वो इस सीरीज में आपके साथ साझा करता हूं। आइए क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शीतल वसल हाल ही में समाचारों में देखे गए थे। शीतल वसल हाल ही में समाचारों में देखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शीतल वसल के बारे में सही? अब देखिए, शीतल वसल के बारे में प्रश्न पूछ रहा है कि शीतल वसल के बारे में क्या सही है, तो इसे बौद्ध प्रभाव का प्रमुख केंद्र माना जाता है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, यह तमिलनाडु का एकमात्र स्थान है जहां पांड्य चित्रों को देखा जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट, शीतल वसल गुफा को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आदर्श स्मारक में एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। देखिए, मेरी एक हैबिट जो कि अपने एग्जाम के दौर में मैंने भी लगातार इस हैबिट को जनरेट किया था, वो ये था कि मैं जब भी टेस्ट लगाता था तो टेस्ट लगाते समय मेरी पेन वहां पर रुक जाती थी, जो कि एक फैक्ट होता था, जो हार्डकोर फैक्ट होता था और जो मुझे पता नहीं होता। तो यहां पर जैसे ही बौद्ध पे आया मेरा पेन बौद्ध के पास आके रुक गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता अगर नहीं है शीतल वसल गुफा क्या बौद्ध गुफा है, जैन गुफा है, शैव गुफा है, वैष्णव गुफा है, शाक्त गुफा है, क्या है। तो लेकिन यहां बौद्ध एक फैक्ट है। जैसे ही फैक्ट के पास मेरी पेन आई, यहां आके रुक गई। आपकी भी हैबिट ये हो जानी चाहिए कि आप जब टेस्ट बनाए तो आपकी पेन लगातार चलती रहे, लेकिन जैसे ही कोई फैक्ट दिखे उसके नीचे, ठीक है। तो अब और दूसरा कि स्टेटमेंट में सही और गलत जैसे ही दिखे उसको घेर देना है। ये हैबिट तो आपको बना ही लेना है, वरन जानते हुए एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए। सब चीजों से जरूर बचना है। यहां पर एक मिस्टेक आपके 2 साल को बर्बाद। कैसे? कि पिछले एक साल आपने तैयारी करी इस एग्जाम के लिए और एक गलती हुई और फिर आगे एक साल और तैयारी करनी, इसका मतलब है कि 2 साल आपका बर्बाद हो जाता है एक छोटी सी। तो वो रिस्क आप नहीं ले सकते। तो अब यहां पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है बौद्ध प्रभाव। मैं कह रहा हूं कि चलो मुझे पता नहीं है कि ये बौद्ध प्रभाव का है कि नहीं है, लेकिन यह एक फैक्ट है जो कि गलत हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट, यह तमिलनाडु का एकमात्र स्थान है जहां पांड्य चित्रों को देखा जा सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट में अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चोल, चेर और पांड्यों के बारे में, ठीक है। तो चोल, चेर, पांड्य, मैं ये जानता हूं कि आप सभी ने इतना पढ़ा होगा कि चोल, चेर, पांड्य जो होते थे वो बेसिकली केरल और तमिलनाडु के जो दक्षिण का भारत का सबसे सुदूर इलाका था वहीं पे थे, राज्य वहां पर था। तो यहां पर सेकंड में पांड्य चित्र वहां मिल सकते हैं और ये क्या है? गुफा है। तो पुराने गुफाओं में चित्र मिलने कोई दुर्लभ बात नहीं थी। पुरानी गुफाओं में चित्र मिलते थे, राजवंशों के चित्र मिलते थे या पुराने पाषाण युग के चित्र मिलते थे, जो कि हमें भीमबेटका से भी मिलते हैं। तो यहां पर भी जो शीतल वसल गुफा है, पांड्य राजाओं के या पांड्य काल के चित्र मिले। चलिए, पांड्य तो उधर थे, ये सेकंड स्टेटमेंट। लेकिन अगर हमने पहले स्टेटमेंट को देखा और यहां बौद्ध दिखा, तो अब सोचना है कि क्या
तमिलनाडु के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रभाव था? तो सोचना है। और अगर आप हिस्ट्री के थोड़े से भी जानकार स्टूडेंट रहे हैं तो आप तमिलनाडु के क्षेत्र में जो भी राजवंश है, चाहे पांड्य आए, चोल आए, चोलों के बारे में हम सभी जानते हैं कि वो उनमें से कोई बौद्ध नहीं था, बल्कि वे शैव थे, अधिकांशतः शैव थे, कुछ वैष्णव भी मिले। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म तो उधर नहीं था। तो बौद्ध धर्म नहीं था तो बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र के रूप में यह स्टेटमेंट गलत हो सकता है, क्या हार्डकोर फैक्ट है। ठीक है, तो बौद्ध वाला जैसे फैक्ट आपने गलत मारा, अब देखते हैं पहला गलत है तो ये गायब हो गया और ये गायब हो गया। इसका मतलब है कि दूसरा और तीसरा में से 3 तो निश्चित रूप से सही है, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन है। और अब हमें सिर्फ 2 के बारे में सोचना है। यह तमिलनाडु का एकमात्र स्थान है जहां पांड्य चित्रों को देखा जा सकता है। इस सीरीज में मैंने बार बार आप लोगों को एक बात बताई कि जब आप 2 क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में सफल हो गए हैं तो आपको रिस्क लेकर के उसका आंसर एग्जाम में रंग करके ही आना है, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सही होने की संभावना अधिक होती है। तो अब इसमें हमें डाउट है क्या तमिलनाडु का एकमात्र स्थान है या नहीं है। वैसे अगर एकमात्र वाली स्टेटमेंट्स होती हैं तो वो गलत होती है, लेकिन चूंकि ये हिस्ट्री का फैक्ट है और हिस्ट्री में निश्चित फैक्ट होते हैं, तो इसीलिए हिस्ट्री वाले में थोड़ा रिस्क कम लेना है, अपने नॉलेज पे ज्यादा भरोसा। आइए देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने संरक्षण के उपाय किए हैं इसके, और इसको डिजिटली भी संरक्षण किया जा रहा है। तमिलनाडु का जो पुदुकोट्टी जिला है, यहीं पर एक गांव में यहां पर यह गुफा पाई गई है, और यह गुफा कौन सी गुफा है? जैन गुफा है। इसका मतलब है कि यह बौद्ध गुफा नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब है कि यह एकमात्र यह स्थान है जहां की पांड्य चित्रों को भी देखा जा सकता है। इस शीतल असल जो गुफा है, बेसिकली वो पांड्य शासकों के दौर में भी यहां पर पेंटिंग की गई थी। और शीतल असल का जो क्षेत्र है, जो तमिलनाडु का सुदूर दक्षिण क्षेत्र है, वहां पर पांड्य राजवंश हुआ करता था प्राचीन काल। तो इसीलिए पांड्य राजवंशों का एकमात्र जो स्रोत जहां पर कि उनके बारे में गुफा पेंटिंग की गई है, वो शीतल असल गुफा ही है। ठीक है, तो ये आप लोग भी जान लेंगे कि इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में बेसिकली जितनी गुफाएं हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, आज कार्ले, या फिर और भी अजंता एलोरा, नासिक की गुफाएं, या फिर जो एमपी की गुफाएं हैं, मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं, या फिर उड़ीसा की जो गुफाएं हैं, या दक्षिण भारत में केरल में, तमिलनाडु में शीतल बसल गुफा हो गई। तो इन गुफाओं के बारे में आप जान लेंगे, अशोक के साथ जो बराबर की पहाड़ी की गुफाएं हैं, कि ये कहां से हैं, किन धर्म की गुफाएं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन सीधे सीधे आ सकते हैं, संभावित हो सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत की भैंसों के स्वदेशी नस्लों के लचीलेपन की मिसाल पेश की। ये थोड़ा सा प्रधानमंत्री ने एक जगह भाषण में कहा, जो भारत की भैंसें हैं, इन भैंसों में मौसम के प्रति एडेप्टिव होने की क्षमता बहुत, इनको आप किसी भी क्षेत्र में ले जाइए तो ये जल्दी बीमार नहीं पड़ती, इसका मतलब कि गुणवत्ता में बहुत बेहतर हो। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की स्वदेशी भैंस की नस्लें। भाई प्रधानमंत्री ने हमारे भैंस की नस्लों की चर्चा की है, तो यहां से प्रश्न तो बन सकते हैं, है? और वैसे भी ये सब प्रश्न तो आते ही हैं ऐसे प्रश्न। अब इनमें से 4 पन्नी है, जाफराबादी है, साहिवाल है, पंढरपुरी है। अब कह रहे हैं इन 4 में से कौन सी स्वदेशी भैंस की नस्लें हैं। देखिए एक बात मैं क्लियर बताता हूं कि ये चारों के चारों स्वदेशी हैं। ठीक है, चारों की चारों स्वदेशी है, लेकिन प्रश्न कह रहा है स्वदेशी भैंस की नस्लें। तो अगर आप लोगों को पता होगा तो साहिवाल भैंस की नस्ल नहीं है, बल्कि साहिवाल किसकी नस्ल है? साहिवाल गाय की नस्ल। ठीक है, पन्नी भैंस कहां मिलती है? पन्नी भैंस गुजरात का जो बेसिकली तटीय इलाका है, उन तटीय इलाकों में समुद्र के किनारे जो छोटे छोटे घास उगती हैं, उन्हीं घासों को खाने वाली ये भैंसें हैं, बन्नी भैंसी। गुजरात, जाफराबाद के जाफराबादी भैंस हो गई,
पंढरपुर ये बेसिकली महाराष्ट्र का जो पंढरपुर इलाका है वहां पर ये भैंसें पाई जाती हैं। तो पहला, दूसरा और चौथा ये भारत में भैंस की किस्म है और साहिवाल गाय की किस्म, ठीक है। तो भारत में अन्य जो प्रमुख भारत की किस्में हैं, चाहे वो गाय की हो, भैंस की, या फिर अगर कुछ और कोई बकरी की किस्म हो जो कि काफी प्रमुख है, या फिर कोई भेड़ की किस्म हो जो कि काफी चर्चा में है, तो उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर प्रश्न है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये प्रश्न बेसिकली आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है और खूब चर्चा में रहा है, हर समय चर्चा में रहता है। कर्नाटक में जब इलेक्शन हो रहे थे या फिर कर्नाटक में और भी जब विवाद हो रहा था तो भी ये चर्चा में आ गया। तो इसीलिए इसके बारे में आपकी जानकारी परिपक्व होनी चाहिए। ये ऑलरेडी एक बार पूछा भी जा चुका है वीर शैव के बारे में, मेरे रिसेंट में ही पूछा जा चुका है, लेकिन फिर भी रिपीट किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह टॉपिक रहा। तो इसीलिए ये आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन आपके साथ आज बेसिकली हमने आर्ट एंड कल्चर के ही ज्यादातर क्वेश्चन शामिल करने का प्रयास किया है, ताकि आपके आर्ट एंड कल्चर इस करंट के साथ साथ आर्ट एंड कल्चर भी तैयार होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, इस परंपरा के अनुयायी दाएं कंधे, यहां देखिए जो जो फैक्ट दिखते जाएंगे मेरी कलम वहां पर रुकती चली, दाएं कंधे पर एक पास पर चांदी की पेटी में एक छोटा लिंग शिव का प्रतीक पहनते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, उनका मानना है कि मृत्यु पर भी भक्त शिव के साथ मिल जाता है और इस दुनिया में वापस नहीं आता है। इसका मतलब है ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट, वे दाह संस्कार जैसे अंत्येष्टि संस्कार का अभ्यास नहीं करते, नहीं, बल्कि औपचारिक रूप से अपने मृतकों को दफनाते हैं। अब कह रहा है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। मेरी पेन जहां जहां रुकी, अब अगली बार पढ़ते समय मुझे पूरे स्टेटमेंट को नहीं पढ़ना है, तो मेरा टाइम ही बचेगा, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में टाइम की बड़ी समस्या होती है। तो यहां पर मैंने जो भी चीजें देखी, एक सही को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब एक फैक्ट जो ट्रिक है जो कि आपको बार बार मैंने बताया है कि अगर किसी एक ही स्टेटमेंट में 2 या 3 अगर ऐसे ऐसे निश्चित फैक्ट मिल जाए, तो उन 2-3 में से कोई एक फैक्ट के गलत होने की संभावना बहुत अधिक होती है। यहां पर देखिए पहले स्टेटमेंट में हमें एक फैक्ट मिला, दूसरा फैक्ट मिला, तीसरा फैक्ट मिला। अब इन 3 फैक्ट में से कोई एक फैक्ट के गलत होने की संभावना अधिक, ठीक है। और अगर ऐसा मैं मानता हूं कि ऐसे में पहला स्टेटमेंट गलत है, मुझे यह नहीं पता कि पहले स्टेटमेंट में क्या गलत है, लेकिन मैंने ये माना है कि अगर 3 फैक्ट देखिए स्टेटमेंट में है तो कोई ना कोई फैक्ट गलत है। तो अगर मैंने माना पहला को गलत माना, तो यहां देखिए आपका आंसर निकल गया केवल 2 और 3, और यही सही भी है। बेसिकली कर्नाटक में वीर शैव परंपरा आई। कर्नाटक में 2 परंपराएं आई जो कि शैव धर्म केंद्रित परंपराएं थी, लिंगायत परंपरा और वीर शैव परंपरा, ठीक है। तो कहीं कहीं लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, काफी समानताएं भी है, कहीं कहीं पर एक ही मान भी लिया जाता है। तो ये जो वीर शैव परंपरा है, इसके प्रणेता थे बसवन्ना, कभी कभी इन्हें बसव भी कहा जाता है। तो बसव जो थे, उन्होंने इस वीर शैव परंपरा को शुरू किया और उनके अनुयायी जो होते थे, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में ये जो आंदोलन के रूप में, धर्म के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, बसवन्ना इनको नेतृत्व कर रहे थे और वे ब्राह्मण थे। तो ये बेसिकली ये कलचुरी शासकों के दरबार में मंत्री थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने ही लिंगायत परंपरा, लिंग पहनने वाली परंपरा की शुरुआत की। देखिए वीर शैव और लिंगायत, है ना। वर्तमान में कुछ लोग अलग अलग अपने आप को दिखाते हैं, वीर शैव को अलग, लिंगायत को अलग, लेकिन जब शुरुआत होता तो दोनों एक ही थे। इन्हीं को वीर शैव भी कहा जाता था, इन्हीं को भी लिंगायत भी कहा जाता था। लिंगायत आज भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में बने हुए हैं। वे एक लिंग के रूप में शिव की पूजा करते हैं और पुरुष आमतौर पर बाएं कंधे, यहां देखिए ध्यान से, बाएं कंधे, और यहां क्या है, दायां कंधा। मैंने कहा ना यूपीएससी भी यही ट्रिक खेलेगा। आपको अगर आप माइक्रो लेवल पे एक्टिव नहीं है तो आपको पता ही नहीं चलेगा स्टेटमेंट पढ़ते समय कि इसमें गलत क्या हो सकता है।
ठीक है, इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को अपनी पेन के माध्यम से इंडिकेट कराता हूं कि आप चलते चलते रुकना सीखिए, जहां फैक्ट देखिए वहां रुक जाइए। तो वो बाएं कंधे पर क्या करते थे, बाएं कंधे पर एक पास पर चांदी के एक छोटा सा लिंग पहनते, जबकि यहां पर दायां कंधा लिखा है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना है, ठीक है। अब सेकंड है कि लिंगायतों का मानना है कि मृत्यु पर भक्त शिव के साथ मिल जाएगा और इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। अब यहां पर इन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछते समय पूछ लिया जाएगा कि वीर शैव पुनर्जन्म में विश्वास कर, तो आपका आंसर क्या होगा कि नहीं। वीर शैव मानते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति शिव में विलीन हो जाता है, उसका पुनः वापस जन्म नहीं होता है, तो वो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। और ये क्या है कि अपने मृतकों को दफनाते हैं, इसका मतलब कि वो दाह संस्कार के अभ्यस्त नहीं है, जलाते नहीं है, बल्कि अपने मृतकों को दफनाते हैं। तो यह स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये सब जानकारी भी जाननी है और ट्रिक भी जाननी है, दोनों के साथ बैलेंस करके आपको आंसर निकालना। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत में लैंगिक उत्तरदायी शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर एक टूल किट लॉन्च किया है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अब देखिए कुछ चीजों को आपको ध्यान होता है कि ऐसा सेम क्वेश्चन 3 बार लगातार, 3 क्वेश्चन मैंने देखे लगातार 22, 21 और 20, तीनों बार लगातार ऐसे सेम पैटर्न पे क्वेश्चन। अब वो पैटर्न पर जब स्टूडेंट था, मैं भी था चूंकि, तो पढ़ते समय हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें सही कहां ढूंढे गलत कहां ढूंढे, पता नहीं चल रहा। लेकिन जब हमने थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ चीजों को देखना शुरू किया तो लगा कि नहीं नहीं, इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं। आइए वो मैं आपको दिखाता हूं। यह टूल किट नई और मौजूदा परिवहन नीति और योजनाओं में जेंडर लेंस को एकीकृत करने की सिफारिश कर। अब देखिए, मुझे भूल गया मैं कि इसमें टूल किट में क्या लिखा है। मैं ये देखा, जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो नीतियां बने या जो परियोजनाएं बने उसमें जेंडर की, जो महिलाओं के बारे में कुछ अच्छी बातें करने की बात, मुझे बस ये समझ में आई, ठीक है। और स्टेटमेंट में लैंगिक उत्तरदायी बात पहले से दी गई थी, शहरी गतिशीलता थी। तो अब ये महिलाओं के लिए अनुकूल यातायात की बात तो करना संभव ही है, क्योंकि वर्तमान में हम जेंडर बायसनेस की ओर बढ़ रहे हैं, जेंडर न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं। तो यह स्टेटमेंट मुझे एकदम सीधा सा लगा। तो यह शहरी स्थानीय निकायों में निर्णय लेने में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कहता है। भाई हम सभी जान रहे हैं कि हर जगह अब निर्णय निर्माण में महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो अगर विश्व बैंक कोई बात कह रहा है तो उसमें भी महिलाओं को निर्णय निर्माण में शामिल करेगा। तो ये मैंने इस आधार पर इसको भी सही कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, यह यौन उत्पीड़न की शिकायतों को तेजी से ट्रैक करने और इसके लिए मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश करता है। थर्ड स्टेटमेंट भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध हो रहा है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसको चला करके उसका जल्दी जल्दी जजमेंट हो जाए। तो मुझे इस तीनों स्टेटमेंट में कहीं भी कोई निश्चित फैक्ट या निगेटिव सेंटेंस नहीं मिला। तो मैंने क्या सोचा कि अगर ऐसा है कि तीनों स्टेटमेंट सही है, मुझे पता नहीं है कि वर्ल्ड बैंक ने इसमें क्या लॉन्च किया है क्या नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं था इससे पहले। लेकिन जब एग्जाम हॉल में मैं अभी की बात कर रहा हूं, मैं सेम एग्जाम हॉल में जब ऐसा ही क्वेश्चन आया था, ये एग्जाम हॉल का क्वेश्चन नहीं है लेकिन सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैं अपना खुद का अनुभव बता रहा हूं। तो मैंने जब अनुभव किया ये तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तीनों में कहीं कोई निगेटिव स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है और तीनों महिलाओं के प्रोन्नति से जुड़े हुए हैं, तो फिर इसमें गलत होने की संभावना मुझे नहीं नजर आई। और इसीलिए मैंने इसमें तीनों के तीनों सही मार्क, तीनों के तीनों स्टेटमेंट को सही टिक करके आया और वो आंसर मेरा सही था। तो आपको ऐसे स्टेटमेंट मिलेंगे जिसमें कि न तो कोई नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, ना ही कोई ऐसा निश्चित फैक्ट होगा जिसको देख करके अचानक से कहा उठे कि अच्छा यहां गलत हो सकता। तो ऐसे में पढ़ते टाइम में क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि तीनों सही होने की संभावना बड़ी कम होती है, तो हम खोजते हैं कि गलत मिले, लेकिन गलत है नहीं। तो ऐसे में हम बड़ा कंफ्यूज होकर के कभी कभी ऐसे प्रश्नों को न चाहते हुए भी कोई बड़ी गलती कर जाते हैं। थोड़ी सावधानी के साथ स्टेटमेंट को पढ़े। अगर तीनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सकारात्मक है,
तो वो तीनों के तीनों सही हो। ठीक है, आइए आगे जान लेते हैं। तो बेसिकली हम समझ गए कि ये वर्ल्ड बैंक की इनिशिएटिव है जो कि महिलाओं के लिए आगे प्रोत्साहित करने के लिए टूल किट के रूप में इंट्रोड्यूस किया। यह क्वेश्चन देखिए, यह भी आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साम्राज्य में, पहला स्टेटमेंट, साम्राज्य में किलों की 7 पंक्तियां शामिल थी जो न केवल शहर बल्कि इसके कृषि भीतरी इलाकों और जंगलों को भी घेरे हुए थे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि साम्राज्य में किलों की 7 पंक्तियां थी, 7 बड़े बड़े किले थे और उनके अंदर जो किले की दीवारें थी, दीवार के अंदर ही जंगल भी होते थे, कृषि भी होती थी और शहर भी उसी घेरे के अंदर होते। सेकंड स्टेटमेंट, दीवारों के निर्माण में बड़े स्तर पर मोर्टार या सीमेंट एजेंट का इस्तेमाल किया गया। तीसरा, पानी के टैंक और नहरें साम्राज्य की एक आकर्षक विशेषता। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, अगर विजयनगर साम्राज्य के बारे में सपोज कर लिए कि आपने नहीं, तो जब नहीं पढ़ा है तो भाई इसको सही कैसे करें? एक बात और जान लीजिए कि जहां पर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट मिले जहां पर किसी बात पर विशेष जोर दिया गया हो, अगर अधिक जोर दिया गया है तो ज्यादा जोर दिया जाने वाला स्टेटमेंट अक्सर गलत होता है। ठीक है, तो यहां सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए कि दीवारों के निर्माण में बड़े स्तर पर मोर्टार या सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया। अब बड़े स्तर पर क्यों भाई? लिख देता सामान्य रूप से कि दीवार के निर्माण में मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन नहीं, यहां क्या लिखा गया है? बड़े स्तर पर। बड़े स्तर पर मतलब उसको वेट दे रहा है, वजन दे रहा है कि नहीं, बहुत अधिक संख्या में क्या किया गया है? मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया गया। तो जैसे ही बहुत अधिक जोर दिया गया है स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट गलत होता है, ऐसा प्रोबेबल देखा गया है। तो अगर हम 2 को गलत मानते हैं तो सीधे आपका आंसर आ गया 1 एंड, ठीक है, और 1 एंड 3 ही सही है। विजयनगर साम्राज्य 15वीं सदी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, ये जो भेजे गए एक राजदूत अब्दुल रज्जाक ने बताया था अपने अनुभव से। जब अब्दुल रज्जाक भारत आए तो विजयनगर साम्राज्य में घूमने गए, तो उन्होंने अपने अनुभव से बताया कि वहां के जो किले हैं वो 7 पंक्तियों में बटे हुए हैं और किले के अंदर ही, जो किले की दीवार है उसके अंदर ही जंगल भी है और कुछ इलाकों में कृषि भी होती है। ठीक है, बड़े पैमाने पर वहां पर कृषि और का कार्य होता था, ये सब बताया गया है। ठीक है, लेकिन यह भी बताया गया है कि निर्माण में कहीं भी मोर्टार और सीमेंटिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था। अब एक बात बताइए कि यह स्टेटमेंट बनाते समय कोई भी एग्जामिनर ये सोचेगा कि आपसे गलत करवाना, तो गलत करवाने के लिए क्या करेगा? कोई भी सही स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन कर देगा। तो यह सही स्टेटमेंट होता, यह सही स्टेटमेंट है, इस्तेमाल नहीं, उसने देखा कि अच्छा नहीं है तो हाँ करके में डाल दो। तो ऐसी ही मेंटालिटी को आपको समझना है कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है, व्हाट ही कैन थिंक। तो अगर आप भी वैसा ही सोचते हैं तो फिर आप एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ करके क्वेश्चन को, ठीक है, तो फिर ये हमने देख लिया कि इस्तेमाल नहीं किया गया था। बेसिकली विजयनगर के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था तो दक्षिण में हरिहर और बुक्का, इन दोनों ने संभवतः 1436 शायद, ध्यान नहीं कर रहा हूं लेकिन आसपास मुझे लग रहा है शायद 1400 इसी साल हरिहर और बुक्का, चूंकि उनको पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था और फिर दक्षिण में इनके क्षेत्र में जब विद्रोह हुआ तो उन्हें विद्रोह को दबाने के लिए भेजा, प्रधान बना करके अपनी सेना का भेजा। ये दक्षिण में विद्रोह दबाने के लिए गए थे, लेकिन वहां जाकर के इन्होंने खुद ही विद्रोह की शुरुआत कर दी और खुद से ही एक अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो गई। अब आपको क्या क्या जाननी है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रमुख विदेशी यात्री कौन कौन से, ठीक है, कोलिकोंटी या अब्दुल रज्जाक और जो भी आए उनके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि उनके नाम से जोड़ करके क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, ये यूपीएससी का 2020 का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल करता हूं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को शामिल करने का मकसद क्या होता है आपको पता है कि मैं बताना चाहता हूं आपको
कि यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे होते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। बेसिकली मैं आसान क्वेश्चनों को नहीं उठाता यहाँ पर, जिसमें कि आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपकी थिंकिंग अप्लाई हो सकती है, वैसे ही क्वेश्चनों को उठाने का प्रयास। तो यहां पर है कि मानव प्रजनन तकनीकी, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राकेंद्रिक स्थानांतरण, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ये प्रयोग किस लिए होते हैं। अब एक थोड़ा सा सलाह ये दूंगा कि जब भी साइंस टेक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, तो अगर आप इंग्लिश में थोड़े फैमिलियर हैं तो साइंस टेक के क्वेश्चन के इंग्लिश वर्जन भी जरूर पढ़ें, उससे थोड़ा सा आपके प्रश्नों को समझने में आसानी हो जाती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिसेंट एडवांसेस इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर इज यूज्ड फॉर। अब ये कह रहा है कि प्रो न्यूक्लियर जो केंद्रक है उसका स्थानांतरण किया जाता है कहां पर, मानव प्रजनन तकनीकी। बेसिकली ये 2020 का क्वेश्चन है और 2020 में एक इंसिडेंस हुआ था, 2020 में ही संभवतः यह 2019-20 के आसपास एक बड़ी घटना हुई थी कि इंग्लैंड में एक 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट आया। एक बेबी का जन्म हो रहा था, फर्टिलाइजेशन हो रहा था 2 सेल्स का। तो मादा और पुरुष के सेल्स को जब फर्टिगेट कराया गया तो वहां पर मादा का जो सेल था उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वह न्यूक्लियस में समस्या थी, तो उस मादा के सेल के न्यूक्लियस को रिप्लेस किया गया था एक दूसरे मादा के सेल के न्यूक्लियस से, ठीक है। और वो जो न्यूक्लियस में समस्या थी वह अगर उसी के साथ मेल एक को फर्टिगेट करा दिया जाता तो यह एक जो बच्चा बनता वह रोग से पीड़ित बनता, लेकिन वह माता के अंदर का जो रोग था जो कि न्यूक्लियस में था, उस न्यूक्लियस को रिप्लेस कर दिया गया एक दूसरे माता के न्यूक्लियस से, केंद्रक से, और वो जो केंद्रक था स्वस्थ केंद्रक था। तो ये जो बच्चा अब जब तैयार हुआ तो यह 3 पेरेंट बेबी का, तो 3 लोगों के जिन उसमें शामिल हुए, तो इसीलिए यह चर्चा में रहा था काफी, प्रकेंद्रिक स्थानांतरण, केंद्रक का स्थानांतरण, न्यूक्लियस का ट्रांसफर। तो किससे जुड़ गया, अब आसानी से समझा गया कि संतान में सूत्रकलिकाओं वाले रोगों के विरोध के लिए ये किया गया था। बेसिकली ये करंट अफेयर में चर्चा में था, इसीलिए यह प्रश्न पूछ लिया। तो साइंस टेक के प्रश्नों को तैयार करते समय आप लोगों को ध्यान रखना है कि साइंस टेक के लिए आप कोई बुक पढ़ने के बजाय पिछले 1 साल के करंट अफेयर को पढ़ें और साइंस टेक में जो बेसिक कंसेप्ट है बस उसको जान लें। तो साइंस टेक में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने करंट अफेयर के क्वेश्चन करंट अफेयर को तैयार कर लिया है साइंस टेक के, तो आपके मैक्सिमम साइंस टेक के क्वेश्चन बन जाएंगे विथ इलिमिनेशन टेक्निक, क्योंकि इलिमिनेशन टेक्निक हर हाल में जरूरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि 2 क्वेश्चन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का भी हम शामिल करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे संचार नेटवर्क में अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए 1865 में स्थापित किया गया। सेकंड स्टेटमेंट, ITU पूर्व अधिकारी सम्मेलन और प्रशासनिक परिषद द्वारा शासित है, ठीक है। तीसरा, यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है, वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है। कह रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इसके काम क्या है। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ आप लोगों ने शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, और यह संस्था ही पूरे दुनिया में कौन सा देश उपग्रह कक्षा में, किस कक्षा में अपने सैटेलाइट को स्थापित करेगा के बारे में यह आवंटन करता है कक्षाओं का, और आप किस रेडियो बैंड, किस हैट्स पर अपने रेडियो का संचालन करेंगे, इसके लिए भी यही ऑर्गेनाइजेशन आपको हर्ट्ज का आवंटन करता है, रेडियो स्पेक्ट्रम का आवंटन करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत अधिक है। और इसमें जान लेते हैं, आइए पहले जान लेते हैं, यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। तो यह सबसे पहला पॉइंट कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और 1865 में स्थापित की गई थी। इसके कार्य क्या है कि वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं का आवंटन करता है, साथ ही
दुनिया भर में कम सेवा वाले समुदाय को आईटीसी तक पहुंच में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। जो देश दुनिया में, जैसे कोई देश है जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कमजोर है, तो उसको टेक्नोलॉजी के लिए प्रोत्साहित भी करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण संस्था है, इसके बारे में आपको गूगल सर्च करके तैयार कर लेना है। यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी काफी अधिक रहती है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। यह प्रश्न है कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसके संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। कह रहा है एपेक प्रमुख, यह एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग है। एपेक क्या है? यह प्रमुख रूप से एशिया प्रशांत का आर्थिक सहयोग संगठन है। इसके सदस्य देशों का सामूहिक रूप से विश्व के व्यापार का लगभग 50% और सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 57%। थर्ड स्टेटमेंट, भारत को नवंबर 2011 में इसका सदस्य बनाया। कह रहा है ऊपर दिए कदमों में से कौन सा सही है। अब चलिए, सबसे पहले मुझे इन तीनों में से यह नहीं पता है कि इसके सदस्यों का व्यापार कितना। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट तो मुझे बिल्कुल पता ही है। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं कि भारत को नवंबर 2011 में इसका सदस्य। अब यहां पर देखिए, पहला तो एक ही नवंबर गलत हो सकता है, दूसरा 2011 गलत हो सकता है, और तीसरा सदस्य गलत हो सकता है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है कि नहीं है यह स्पष्ट नहीं। ठीक है, तो भारत इसका मेंबर, यहां पर तीन फैक्ट गलत होने के लिए है, तो इसको हम गलत अगर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये दोनों गायब हो गए। अब एक और दो में से, दोनों में से कोई एक सही है कि दोनों सही है, ये जानना जरूरी है। तो ये इसका आंसर है एक और दो। इसका मतलब है एपेक जो है, यहां पर देख लीजिए, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, इसमें 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें वर्तमान में 21 सदस्य देश हैं, और ये पूरी दुनिया का जो व्यापार होता है का लगभग 50% ये लोग शेयर करते हैं। पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वह 57% ये शेयर करते हैं। ये 21 सदस्य कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो ये सभी वह सदस्य हैं जो प्रशांत महासागर के चारों ओर से घेरे हुए, उस प्रशांत महासागर के चारों ओर से जो देश घेरे हुए हैं वे सभी सदस्य इसके मेंबर हैं, और भारत इसका मेंबर नहीं है। भारत को नवंबर 2011 में पहली बार पर्यवेक्षक बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, और भारत ने कभी भी इसकी सदस्यता के लिए आवेदन नहीं किया है। भारत इसका मेंबर अभी नहीं है, तो भारत एपेक का मेंबर नहीं है, तो यह स्टेटमेंट थर्ड गलत हो जाएगा। बाकी के दोनों स्टेटमेंट सही है, एक और दो। आज हमने दो ऑर्गेनाइजेशंस की भी चर्चा करी। इस तरीके से हम आगे करके और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आर्थिक ऑर्गेनाइजेशन हो, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, इसकी चर्चा करते रहते हैं। तो आपकी पूरी, जैसे हमने इस सीरीज में करंट अफेयर के साथ साथ इंडिया और वर्ल्ड की मैपिंग कराई, उसी तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी करा देंगे, और फिर आगे समय के साथ और चीजें भी इस करंट अफेयर के साथ साथ आपकी तैयार होती रहे। ठीक है, तो इस सीरीज में आप लोग अपने भागीदारी को बनाए रखें, हमारे प्रयास को भी प्रोत्साहित करते रहें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।